नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों सबसे पहले तो 2 दिन जो क्लास नहीं रही दोस्तों, वो तो कोई कारणवश 2 दिन क्लास आपकी नहीं रही। जो आपकी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसकी अब तक 3 क्लासेज हो चुके हैं दोस्तों, अब नए सिरे से शुरू होगी। डेली कोई भी लाइब्रेरियन आपका एग्जाम है, चाहे आप पंजाब लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, NTA DU की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी ऑल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन डेली सीरीज़ लेकर आऊँगा दोस्तों आपके लिए। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर पिछले वर्षों में पूछे गए पर्सन होने वाले हैं दोस्तों। तो आज से डेली क्लासेस रहेगी, आपकी टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन एक साथ ही कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करने के बजाय आपकी क्लास अभी से शुरू करते हैं। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल का प्रकाशन किसने किया। तो दोस्तों आपने अब तक क्लासेस अटेंड किया तो आपको ये तो पता लग गया कि ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन लिटरेसी टॉपिक का है। तो आपने अगर इंफॉर्मेशन लिटरेसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ऑप्शन ए स्कोलन, ऑप्शन बी RL मित्तल, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल का प्रकाशन किसने किया था? स्कोलन द्वारा इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल 7 पिलर्स ऑफ का प्रकाशन किया गया था। अब अगर बात करें कि स्कोलन क्या है, तो स्कोलन कब प्रकाशित किया गया, तो देखो दोस्तों ध्यान से कि 1999 में। सॉल्यूशन देखो दोस्तों, 1999 में सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। एक तो इससे कन्फर्म हो गया स्कोलन का पूरा नाम आपका क्या है। स्कोलन का पूरा नाम सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। कहाँ? UK का, ब्रिटेन का, ने द 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी का प्रकाशन किया। एक तो इसकी फुल फॉर्म पता लग गई। दूसरा कब प्रकाशित हुआ? 1999 में, 1999 में प्रकाशित हुआ था। क्या प्रकाशित किया था स्कोलन ने? 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल, यानी सूचना साक्षरता का 7 स्तंभीय जो मॉडल है वो स्कोलन द्वारा प्रकाशित किया गया था 1999 में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। क्वेश्चन क्या है कि सूचना साक्षरता शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो टर्म है उसको किसने दिया था। ऑप्शन ए जे मार्टिन, बी पॉलजी जर्कोवस्की, सी RL मित्तल और डी रंगनाथन। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन लिटरेसी भी आपने पढ़ा है अच्छे से। तो सूचना साक्षरता टर्म जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी टर्म है वो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉल जी जर्कोवस्की द्वारा 1974 में 1974 में सूचना साक्षरता या इन्फॉर्मेशन लिटरेसी टर्म दी गई थी सबसे पहले। अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो ये देखो दोस्तों नीचे सॉल्यूशन कि सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग, कि सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग सबसे पहले पॉल जी जर्कोवस्की द्वारा 1974 में नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किया गया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब पास हुआ, यानी इम्पीरियल लाइब्रेरी जो कानून है उसको कब पास किया गया था दोस्तों, कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए 1991 1991, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1902 और ऑप्शन डी 1949। तो आपने नेशनल लाइब्रेरी दोस्तों आपको डीपली अच्छे से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पे पूरी क्लास बनी हुई है। अगर आपने क्लास लगाई है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब पास हुआ था? इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट आपका पास हुआ था दोस्तों 1902 के अंदर, 1902 के अंदर। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, कौन दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा सचिवालय पुस्तकालय यानी सेक्रेटरिएट जो लाइब्रेरीज थी उनको मिलाकर 1891 यानी 1891 में इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। तो एक इसी क्वेश्चन के साथ में क्या पता लग गया कि इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1891 में, 1891 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। किन पुस्तकालयों को मिलाकर इम्पीरियल लाइब्रेरी बना? सेक्रेटरिएट पुस्तकालय यानी सचिवालय जो पुस्तकालय थे उनको मिलाकर। और ये इम्पीरियल लाइब्रेरी बनने के बाद 1902 के अंदर इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट को पास किया गया था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हंटर आयोग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कमीशंस, कमेटी जो भी लाइब्रेरी के लिए बनी थी उन सभी कमेटीज़ को आप अच्छे से डीपली से पढ़ना। हर एग्जाम में कमेटी कमीशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि
किस कमेटी ने क्या अनुशंसा की थी, रिपोर्ट कब दी थी, कब बनी थी, कौन इसका चेयरमैन था और किन पुस्तकालयों के लिए ये कार्य कर रही थी दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हंटर आयोग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन बी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और ऑप्शन डी भारतीय शिक्षा आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, इंडियन एजुकेशनल कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। अब हंटर आयोग के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हंटर आयोग आपका दोस्तों 1882 में 1882 में कब बना? 1882 में। अध्यक्ष कौन था? हंटर ही इसका अध्यक्ष था। 1882 में हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। हंटर आयोग कब बना? 1882। अध्यक्ष कौन था? हंटर। किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आयोग के द्वारा यह अनुशंसा की गई कि विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए मुक्त प्रवेश प्रणाली, मुक्त यानी दोस्तों ओपन एक्सेस सिस्टम प्रणाली को लागू किया था? किस आयोग या किस कमीशन ने यह अनुशंसा की थी कि विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत है ना, उसको बढ़ाने के लिए ओपन एक्सेस सिस्टम को लागू करना चाहिए? ऑप्शन ए सिन्हा कमेटी, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा आयोग और ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की समिति। तो इसका आंसर था दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति, यूजीसी समिति इसका राइट आंसर है। इसकी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ध्यान से देखना दोस्तों कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी समिति डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता में, कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर रंगनाथन जी, वो इसके समिति के क्या थे? चेयरमैन थे। अध्यक्षता में यूजीसी द्वारा एक समिति की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। 1957 में एक समिति, यूजीसी समिति बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ग्रंथालय के नाम से यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरी के नाम से 1959 में प्रकाशित की थी। यानी ये समिति बनी थी दोस्तों 1957 में और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1959 में, 1959 में। और समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रंगनाथन। और ये समिति किस पुस्तकालयों के लिए अपने कार्य किया? यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी के लिए दोस्तों। तो इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी 1959 में और उस रिपोर्ट में कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए मुक्त दोस्तों क्या मुक्त प्रवेश प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई, ओपन एक्सेस सिस्टम को लागू करने की सिफारिश की गई थी यूजीसी समिति द्वारा 1957, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर रंगनाथन। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1959 के अंदर दोस्तों। तो एक ही क्वेश्चन जो भी टॉपिक है पूरा एक साथ कवर होता जा रहा है दोस्तों। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना दोस्तों, आने वाला हर वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा अधिकार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो बौद्धिक संपदा अधिकार समझ में आया था दोस्तों आपको, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिस पर दोस्तों आपके लिए क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस टॉपिक पर पूरी क्लास अवेलेबल है दोस्तों, जिसके अंदर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क सभी एक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2, कि IPR को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं दोस्तों? देखना ध्यान से। एक तो हो गया आपका कॉपीराइट संपदा और दूसरा हो गया औद्योगिक संपदा। कॉपीराइट और औद्योगिक संपदा दोस्तों, कॉपीराइट संपदा और औद्योगिक इंडस्ट्रियल संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये देखो दोस्तों स्कॉलनल आ गया। स्कॉलनल क्या था? जिसने 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल का प्रकाशन किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना दोस्तों ऑप्शन ए 1993 में, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 1999 में और ऑप्शन डी 1975 में। तो दोस्तों स्कॉलनल की स्थापना बताई थी आपको कब हुई थी? 1999 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1999 में सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की स्थापना हुई थी, जिसने
7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल का प्रकाशन किया गया था दोस्तों। इंफॉर्मेशन लिटरेसी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप हर क्लास लगाना। और हर ऐसे नहीं है कि मिक्सड क्वेश्चन रहने वाले हैं, लगातार एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वह क्वेश्चन रहने वाले हैं हर आने वाले वीडियो में, ताकि एक टॉपिक आपका अच्छे से कवर होता रहे हर क्लास के माध्यम से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, यानी डीपीएल जो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1982 1982। तो दोस्तों जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसकी स्थापना हुई थी 1951 के अंदर। कब हुई थी? 1951। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1951। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखो, यूनेस्को के सहयोग से 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डीपीएल की स्थापना किसके सहयोग या किसकी सहायता से हुई? तो किसकी सहायता से हुई थी दोस्तों? यूनेस्को की सहायता से हुई थी। ये भी दोस्तों ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा ग्रंथालय के लिए किस समिति ने चिकित्सा ग्रंथालय हेतु नेटवर्कों की मांग की? चिकित्सा ग्रंथालय यानी दोस्तों मेडिकल लाइब्रेरी। मेडिकल लाइब्रेरी के लिए किस कमीशन या किस आयोग या किस समिति ने नेटवर्क की मांग की थी? तो दोस्तों किस समिति ने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संकरण समिति, या ऑप्शन बी रंगनाथन समिति, या ऑप्शन सी राधाकृष्णन समिति, या ऑप्शन डी कोठारी आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संकरण समिति। क्या होगा इसका राइट आंसर? संकरण समिति ने मेडिकल लाइब्रेरी के लिए दोस्तों नेटवर्क की मांग की थी। तो इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान रखना, संकरण समिति 1981। इसने चिकित्सा ग्रंथालयों यानी मेडिकल लाइब्रेरी के लिए पुस्तकालयों के लिए नेटवर्क की मांग की और नेटवर्क बना दोस्तों। उस नेटवर्क का क्या नाम है? HELLIS, हेलिस। कौन सा दोस्तों नेटवर्क है? हेलिस। हेलिस का पूरा नाम हेल्थ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हेल्थ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। समझ में आ गया दोस्तों अच्छे से कि संकरण समिति थी 1981 जिसने मेडिकल लाइब्रेरी के लिए नेटवर्क की स्थापना या नेटवर्क की मांग की थी, और वो नेटवर्क हेलिस, जिसका पूरा नाम आपको बता दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना दोस्तों 5 ईयर प्लान, किस 5 ईयर प्लान में पुस्तकालयों के विकास के लिए लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था दोस्तों? कि कौन सी ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसमें लाइब्रेरी के विकास के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया? कौन सी 5 ईयर प्लान हो सकती है वो? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी पहली, ऑप्शन सी द्वितीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो दोस्तों याद रखना 1 करोड़, एक से याद रखना एक, यानी पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था पुस्तकालयों के विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यानी फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसका एम क्या था? कि जिला पुस्तकालय की स्थापना करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइब्रेरी की स्थापना करना, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। तो इनके विकास के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना में 1956 तक ये योजना बना दी, पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 करोड़ रुपए। तो 1956 तक क्या कार्य हुआ था? 9 राज्यों में तो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बन गए यानी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज बन गई, एंड 96 जिला पुस्तकालय भी बन गए। 96 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज की भी स्थापना हो गई थी दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के अंडर 1956 तक दोस्तों। 5 ईयर प्लान से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पुस्तकालयों के विकास के लिए बहुत सारे हर 5 ईयर प्लान में कार्य किए गए थे, उनके विकास के लिए कार्य किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है किस पंचवर्षीय योजना में क्या कार्य हुआ था? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ल एंड वाइट का सर्वेक्षण कब हुआ? इसके दोस्तों सॉल्यूशन में इसको डीपली से बताऊंगा कि कोर्ल एंड वाइट कौन था या क्या था। तो ऑप्शन पहला 1965, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 2010। तो कोर्ल एंड वाइट का सर्वेक्षण हुआ था दोस्तों भारत के अंदर 1965 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1965, 1965 ऑप्शन ए। अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली जो विश्वविद्यालय है DU ने अपने पुस्तकालयों का सर्वेक्षण करने के लिए यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने लाइब्रेरीज के सर्वेक्षण करने के लिए क्या किया था या उनके विकास के लिए क्या किया था? व्हाइट फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिका का फाउंडेशन है, उसको या उसके एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया था। लाइब्रेरी विशेषज्ञ, लाइब्रेरी एक्सपर्ट को इनवाइट किया
और व्हाइट ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय और उनके कार्य हेतु बहुत ही अधिक सुझाव दिए थे। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, उनको इनवाइट किया था सर्वेक्षण करने के लिए, उनके सजेशन के लिए कि हमारे पुस्तकालयों के विकास के लिए और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे सुझाव या सजेशन तो दोस्तों कॉमन वाली बात है कि दिए होंगे। तो कॉर्डलेन व्हाइट कब भारत आए थे? 1965 में। और किस विश्वविद्यालय के अंदर? दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पारित किया गया? क्या क्वेश्चन है कि सबसे पहला पुस्तकालय लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था भारत के अंदर? ऑप्शन ए मद्रास पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन बी आंध्र पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन सी कर्नाटक पुस्तकालय अधिनियम, या ऑप्शन डी मद्रास पुस्तकालय अधिनियम। दोस्तों 2 बार आ गई, तो इसका राइट आंसर भी है मद्रास पुस्तकालय अधिनियम, जहां सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। और कब पारित हुआ था दोस्तों? याद रखना 1948 के अंदर पारित हुआ था। 1948 के अंदर भारत में सबसे पहला पुस्तकालय अधिनियम 1948 में मद्रास पुस्तकालय अधिनियम से पारित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालुका ग्रंथालय का कौन सा संबंध है दोस्तों? तो तालुका लाइब्रेरीज होती है, इनका दोस्तों डायरेक्शन से संबंधित है कि ये उत्तर से संबंधित है या दक्षिण से या पश्चिम से या पूर्व से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसडॉक की स्थापना कब हुई? इंसडॉक दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1958। तो जो इंसडॉक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 1952। ऑप्शन सी दोस्तों, आपने सभी क्लासेज अटेंड किए, क्लासेज लगा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर साथ साथ में बताने की कोशिश करना, ताकि आपकी तैयारी आपको पता लगे कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 1952 में इंसडॉक की स्थापना हुई थी दोस्तों, बिल्कुल हो गई। लेकिन इंसडॉक से संबंधित एक जानकारी और याद रखना आवश्यक है कि इंसडॉक का क्या हुआ था, निस्कॉम के साथ विलय हो गया था। 2 संस्था या 2 सेंटर मिल गए, इंसडॉक और निस्कॉम। जब दोनों का विलय हो गया तो क्या बन गया दोस्तों? निस्केर बन गया था। निस्केर की स्थापना हो गई थी। और ये निस्केर कब बना? 2002 में। 2002 में। और इंसडॉक का विलय भी कब हुआ? 2002 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है निस्केर का? नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका स्थित है दोस्तों। तो इंसडॉक की स्थापना 1952, निस्केर की स्थापना 2002, हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में पत्र पत्रिकाओं को कब शामिल किया गया दोस्तों? ये याद रखना क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। थोड़ा सा कटा हुआ है दोस्तों तो मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट में पत्र पत्रिका यानी न्यूज़पेपर या जर्नल्स को कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1957। यानी 1952 या 1954 या 1956 या 1957। तो इसका राइट आंसर है 1956 के अंदर शामिल किया गया था जर्नल्स को एंड न्यूज़पेपर्स को दोस्तों, 1956 में। अब इससे याद रखना, ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है दोस्तों, ये बना तो था 1954 में, ठीक है। 1954 में बना। उसके अंतर्गत क्या क्या, कोई भी ऑथर बुक प्रकाशित करता है तो उस बुक की 4 कॉपी 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी के अंदर सबमिट करवानी आवश्यक है। लेकिन 1956 में संशोधन हुआ और संशोधन के साथ में ही पत्र पत्रिकाओं को भी इसके अंदर शामिल किया गया कि इनको भी जमा करवाना आवश्यक होगा, भेजना डिपोजिटरी लाइब्रेरी में आवश्यक होगा। तो इसके सॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं कि भारत सरकार ने 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक पुस्तकालय को पुस्तक की 1 प्रति निःशुल्क, सभी फ्री 1 प्रति दोस्तों, 1 कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर।